हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पॉलिटी का सीरीज़ चल रहा है और पॉलिटी के हमारे प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ यही देखिए, आई बटन वीडियो सारे प्रोवाइडेड हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा पार्लियामेंट, संसद के ऊपर आज का हमारा लेक्चर डिस्कस होगा और ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाला है। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्लियामेंट का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें सारे डिटेल, सारे फैक्चुअल डिटेल है, सारे टेक्निकलिटीज़ पे हमने बात किया है, तो आप लोग आखिरी तक ज़रूर वीडियोस देखें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कॉमेंट करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो ये आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है संसद का, अभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिरी तक देखें। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट्स को एलिब्रेट किया है। ये जो संसद पार्ट है वो इतना टेक्निकलिटीज़ की दृष्टि से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसको आर्टिकल के साथ साथ आपको एक टेक्निकल रूप से भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसे एक बार समझ गए सही तरीके से तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। तो ये है हमारा पार्ट 1। ये 2 पार्ट में संसद जो चैप्टर है वो हम ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। तो जो संसद है हमारा, इसका जो व्याख्या, इसका बात होता है पार्ट 5 यानी भाग 5 में, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। संसद, तो जो संसद है ये 3 शब्दों से मिलके ये एक शब्द बना है संसद। इसमें कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ये तीनों मिलके हमारे संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये संसद का जो संघीय जो ढांचा है, संसद का पूरा जो ये प्रक्रिया है, सारा डिटेल्स है, ये हमने जो है ना ब्रिटेन से ये हमने लिया है, ठीक है। ये जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है और जो राष्ट्रपति, ये जो सारा जो जितने भी ये जो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये हमने ब्रिटेन से ये कॉपी किया है हमने, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ब्रिटेन के क्वीन या किंग के बराबर ये होते हैं, ठीक है। और हमारा लोकसभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसा है और राज्यसभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में आम चुनाव होते हैं और लोक प्रतिनिधि यानी एमपीज चुन के यहाँ पे आते हैं, वैसे ही वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। और जैसे राज्यसभा होता है जो कि राज्य के जो विधान परिषद होते हैं वहाँ से चुन के एमपीज आते हैं, एमएलएज आते हैं, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये बेसिक सी फ़र्क है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 शब्दों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, मेंशन्ड है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, कि अनुच्छेद 79 में ये मेंशन्ड है, ठीक है, कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और उसके अलावा 2 और शब्द, यहाँ शब्द का जिक्र है, शब्द यानी ये राज्यसभा और लोकसभा को 2 शब्द मान रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 शब्दों से मिलके, तीनों शब्दों से मिलके बनेगा संसद हमारा। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से लिया गया है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1954 में जो है ना, राज्यसभा और लोकसभा को राज्य परिषद और जनता सदन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1954 में इनका नाम बदल के राज्यसभा और लोकसभा किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लें कहीं पे, ठीक है जी। तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो कितने हैं, तो ये हैं 552, ओके। तो ये जो 530 हैं, जो 530 सीट्स हैं, ये कुल स्टेट्स से चुन के आते हैं। यहाँ 530 सीट्स, 20 जो हैं ये आपको आते हैं यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। ये 20 यूनियन टेरिटरीज के सीट हो गए, ये स्टेट्स हो गए आपके, ठीक है। और ये जो 2 हैं ये एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है। ये इसको डोमिनेट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट्स, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ बात है कि एंग्लो इंडियंस आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, इसको प्रेसिडेंट क्यों नॉमिनेट करते हैं। तो बात ऐसा है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तभी यहाँ बहुत से ऐसे अंग्रेज़, तो मतलब सारे अंग्रेज़ छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे अंग्रेज़ थे जो यहाँ पे आके बस गए। उनके कितनी पीढ़ियाँ यहाँ, 2-3 पीढ़ियाँ आके निकल गई, तो वो लगभग कुल मिला के इंडियंस ही हो गए थे। तो उनके लिए देश छोड़ के जाना संभव नहीं था। अब तो बात आती है कि अब ऐसा है कि जो हमारा संविधान बोलता है, जितने भी क्राइटेरियाज थे एक सिटीजनशिप पाने का, वो सारा जो क्राइटेरिया है वो ये सारे अंग्रेज फुलफिल करते थे, तो इनको हमारे देश की नागरिकता मिल गई। अच्छा ठीक है, अब देश की तो नागरिकता इनको मिल गई, लेकिन अब ऐसा है कि जैसे आप किसी आम इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, हमें हमारे लोग वोट देंगे, लेकिन क्या वो खड़े होंगे, उनको हम वोट देंगे, उनको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोग तो यही सोचेंगे ना, इन लोगों ने हम पे राज किया है, इन लोगों ने हमें लूटा है, हम इन्हें दोबारा से वोट डाल के दोबारा से हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, इनको दोबारा से अपने सत्ता में ले आए। तो ऐसा है कि जनता कभी इनको वोट नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जब जनता इनको वोट नहीं करेगी, तो भाई इनकी भी तो इनकी भी कुछ कम्युनिटी इंडियाज़ में थी, तो हमारे इंडियंस, हम वोट लड़ें, हमारे प्रतिनिधि चुन के गए पार्लियामेंट में, तो हमारा बात वहाँ रखेंगे, तो हमारे लिए लड़ने के लिए वहाँ है। लेकिन कानून जो बनेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसे लॉज हों जो इनके अगेंस्ट चले जाएं, इनके लिए नहीं हो, तो इनका प्रतिनिधि कौन करेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संविधान बनाया गया कि राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा में 2 ऐसे लोगों को नामित कर सकता है। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दिया और राष्ट्रपति नामित करते हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सीधा यहाँ लोकसभा में MP बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको शक्ति दिया, तो ये 2 ठो जो है ना, 2 एंग्लो इंडियंस को ये नॉमिनेट करते हैं। बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा की न्यूनतम एज वो क्या होगी। तो लोकसभा की न्यूनतम एज होगी 25 ईयर्स। क्लियर है? और लोकसभा कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। अच्छा, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है, ये स्पीकर होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। अब यहाँ बात समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर की एज क्या हो। मैं टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, आप समझ जाइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की एज क्या होनी चाहिए, 20 साल, 21 साल, 30 साल, 32 साल, कहीं भी नहीं है मेंशन ये, ठीक है। टेक्निकल बात क्या है कि लोकसभा की न्यूनतम आयु क्या है, बस ये मेंशन है, वो क्या है, 25 ईयर्स। तो अब ऐसा है कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य है वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई राज्यसभा का सदस्य है वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, समझ गए। इसलिए इस टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भैया, प्रधानमंत्री बनने की कोई भी आयु सीमा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है ही नहीं, ये समझ जाएं आप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिटन क्या है, लोकसभा के अध्यक्षों की न्यूनतम आयु। तो लोकसभा अध्यक्ष क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए उनके न्यूनतम आयु को ही प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम आयु कंसिडर किया जाता है। ये टेक्निकल फॉर्म है, ओके। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है, आर्टिकल 93 में व्यवस्था की गई है कि जो है ना, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इन्हीं में से चुने जाएंगे, यही लोग वोट करेंगे और यही अपने बीच से चुनेंगे। क्लियर? अनुच्छेद 94 ख, लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। यहाँ ये देखिए, इसमें ये भी लिखा गया है 94 ख में, है ना, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा, ये मेरे दिमाग से निकल गया था, ये मैं बता रहा हूँ। ये जो सारा जो व्यवस्था है लोकसभा में, जो टोटल सीट्स है, ये जो है ना, ये जनगणना के हिसाब से, ठीक है, ये हमारे देश की जो सेंसस आती है उस हिसाब से ये जो है, ये सीट बनाया गया है। और ये कब तक ये बरकरार रहेगा, टिल 2026 तक, 2026 तक ये आंकड़ा बरकरार रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ,
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ बहुत बढ़िया यहाँ पे टर्म आया है, ठीक है। जब कभी किसी लोकसभा स्पीकर पे अगर कोई भी कार्रवाई चल रही होगी, समझ जाएं आप, अगर कोई भी कार्रवाई अगर उनको हटाने के लिए अगर अर्जी डाल दी गई है, याचिका दायर कर दी गई है, तो उस बीच अगर उनके नाम की याचिका चली गई तो वो लोकसभा में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो अपने पद पे आसीन नहीं होंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे वो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल टर्म और भी है, वहाँ पद पे तो वो नहीं बैठेंगे, लेकिन जब लोकसभा में जब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो ये अपना डिसाइडर वोट डाल सकते हैं, जिसको कास्टिंग वोट भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए कोई भी ऐसा बिल आया, बिल पे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो गए, उस समय स्पीकर को ये पावर होता है कि वो अपना कास्टिंग वोट डाल के उस बराबरी की स्थिति में एक फाइनल वोट डाल के किसी के पक्ष में वो फैसला सुना दे और उस पक्ष को वो विजयी घोषित करे, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाता है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बहुत बार आपने सुना होगा। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? तो भैया ऐसा है, हमारे संविधान में ये ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब मान लीजिए 2019 में हमारा जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसके बाद इलेक्शन होने के बाद जो पहला जो सत्र लगा, पहला दिन है, तो पहला दिन आते ही भैया वो तो ये भी नहीं है ना, स्पीकर भी तो नहीं है, स्पीकर भी उनका भी तो कार्यकाल 5 साल खत्म हो गया लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ, तो स्पीकर भी नहीं है। अब स्पीकर नहीं है, इसका क्या मतलब कि काम नहीं चलेगा, संसद का लोकसभा का काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो कैसे चलेगा? तो उस समय होता क्या है कि जितने भी सदस्यगण होते हैं लोकसभा के, ठीक है, वो अपने बीच से वरिष्ठ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वरिष्ठ, सीनियर मोस्ट पर्सन को वो चुनते हैं। सीनियर मोस्ट कैसे? एज के हिसाब से नहीं भैया, यहाँ एज के हिसाब से नहीं होता है, बात समझ जाओ आप। यहाँ सीनियर मोस्ट जिसने सबसे ज़्यादा बार एमपी बने हैं, जो सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन जीत के आए हैं लोकसभा में, वो उनको ये लोग चुनते हैं सर्वसम्मति से, और वो स्पीकर पद का निर्वाह करते हैं। और यही प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर को, ठीक है, ये शपथ दिलवाते हैं, ठीक है, ये समझ जाएं आप। सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में ही चुना जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच, ये भी समझ जाए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशंस होते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है, बात समझ जाइए आप, ये टेक्निकल चीज़ में बता रहा हूँ, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि हमारे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशंस होने चाहिए, कितने सत्र होंगे, कितनी बैठकें होंगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 कहीं नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच का जो विंडो होगा ना, जो गैप होगा, वो 6 मंथ होगा। तो उस हिसाब से टेक्निकल टर्म से साल में 2 बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में 3 होती हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी आप बहुत बार ये सुनते होंगे कि लोकसभा से ये फलाना सदस्य एब्सेंट है, नहीं आ रहा है, ये है, वो है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए व्यवस्था की गई है, अगर कोई सदस्य 60 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहे बिना सूचना दिए स्पीकर को, तो अगर स्पीकर चाहे तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। यहाँ वर्ड है अगर, इस पे आप लोग ध्यान दें, अगर वो चाहे तो कर देगा, ये जरूरी नहीं है। अगर स्पीकर चाहे तो वो कर सकता है, हाँ, लेकिन कोई सदस्य अगर स्पीकर को नोटिफाई कर दे, उनको खबर दे दे कि हाँ भैया मैं फलाने कारणों से मैं नहीं आ सकता, नहीं आ रहा हूँ, तो फिर ऐसा स्पीकर नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र, जैसा कि मैंने ये बता ही दिया पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गण पूर्ति कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यह सदस्य संख्या आवश्यक है, अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ ऐसा है कि अब चलिए ऐसा है कि 552 जो है
जो टोटल सीट्स है लोकसभा की। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है हर सेशन में, हर बैठक में 552 सदस्य इसमें उपस्थित रहें, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो ऐसा है कि 552 का, ठीक है, 552 का 1/10 भाग 1/10 भाग जो है ये गणपूर्ति होना चाहिए, तभी सेशन चलेगा। और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ये बात है, ठीक है, दोनों के लिए बात है। और यही सेम क्राइटेरिया विपक्षी दल पे भी लागू होता है। विपक्षी दल जितने भी हों, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, मान लो कि उनके 100 एमपीज जीत के आए हैं, ठीक है, तो उनमें से 1/10 लोगों का उपस्थित होना कंपलसरी है हर सेशन में, ठीक, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राज्यसभा। आइए भैया, तो राज्यसभा के जो टोटल सीट्स हैं वो है 250, क्लियर। अब देखिए यहाँ समझिए टेक्निकलिटीज। तो 234 जो हैं ये आते हैं कहाँ से, स्टेट से, ठीक है, ये स्टेट से आ गए। 4 जो हैं ये यूनियन टेरिटरी से आ गए, ठीक है, और 12 जो हैं ये होते हैं अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ये नामित होते हैं। अब देखिए जो 4 जो सीट हैं ये 4 कौन से होते हैं, ठीक, तो ये होते हैं 4 दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली से होते हैं 3, ठीक, और पुडुचेरी से होते हैं 1, है ना। अब देखिए ये जो 12 जो है, जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ये 4 फील्ड से इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किन किन फील्ड से करते हैं, ये करते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस। फिर से बोल रहा हूँ, आर्ट, लिटरेचर साइंस और सोशल साइंस, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। आप सभी लोगों को ज़्यादातर को पता होगा, ठीक है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ना वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए यहाँ जो टेक्निकल बात है, राज्यसभा को कभी भी जो है ना भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये समझ जाएं आप लोग। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हर साल जो है क्योंकि अब ये क्यों नहीं भंग किया जाता है ये भी समझ जाएं, क्योंकि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है अपनी जो है सदस्यता पूर्ण कर लेते हैं, और ऐसा करते करते 6 साल का इनका कार्यकाल पूरा होता है, और ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ एक टेक्निकल टर्म समझिए, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है लेकिन समाप्त हो सकता है, ठीक, कानून बनाकर समाप्त इसको किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसा अमेंडमेंट लाया जाए, ये किया जाए प्रेसिडेंट की सहमति से, इसको समाप्त किया जा सकता है, यानी राज्यसभा बॉडी को ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये भंग कभी नहीं हो सकता, ये आप समझ जाएं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक, ये आप लोगों को पता है। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होने का उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का कोई भी सैलरी नहीं मिलता। इनको एक नया पैसा, एक चवन्नी, एक आना तक नहीं मिलता है। इनकी सैलरी जो होती है उपराष्ट्रपति की होती है 4 लाख, ठीक है, 4 लाख होती है इनकी सैलरी। ये 4 लाख मिलता है किस चीज़ का है, तो ये मिलता है राज्यसभा के अध्यक्ष होने का, इनको ये सैलरी मिलता है। इनको उपराष्ट्रपति होने का एक चवन्नी नहीं मिलता है भैया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ और समझिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति की मिलने वाले सारे वेतन भत्ते को एंजॉय करता है, ठीक है। जब वो राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, वो किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। अब भैया उपराष्ट्रपति को जब वो इस्तीफा सौंपेगा, उसको इस्तीफा मिलते ही वो तुरंत किसको सूचना देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, ये भाई संविधान में लिखा हुआ है। वो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को भी सूचित करेगा, है ना। तो जब उनका पोस्ट खाली है प्रेसिडेंट का, तो उसको कौन फिर उस समय के लिए भरेगा, शॉर्ट टर्म के लिए, तो भरेगा उप प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट जो भरेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट चूंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है वो राज्यसभा का, वो सभापति भी है, तो सभापति जो है वो तो
उसको कोई भी सैलरी, फिर जो 4 लाख जो मिलती है ना उसको, ये जो सैलरी जो मिलती है राज्यसभा का सभापति होने का, ठीक है, ये इसको यहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये सीधा सीधा जो प्रेसिडेंट को जितने भी सुविधा, जो उसको सैलरी, जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, उन सबको ये इंजॉय करेगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, जो ये चेयरमैन पोस्ट, जो ये जो पद जो है राज्यसभा के अध्यक्ष का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये इंस्पायर्ड है यूएसए से। ठीक है, ये समझ जाएं, ये यूएसए से इंस्पायर्ड है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा भी सकती है। अब देखिए भैया, अब देखिए बात ऐसा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हैं, बीमार पड़ गए, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने प्रेसिडेंट को, तो उस हालत में, उस सिचुएशन में, ऐसा तो नहीं है राज्यसभा का सेशन अगर चलता रहेगा वो कैंसिल कर देंगे, नहीं। उस सिचुएशन में उसकी जो है ना सारी की सारी जो कार्यवाही है वो सब उपसभापति करते हैं। तो ये इनको चुनता कौन है? इनको राज्यसभा के ही सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, और इनको हटाया भी जा सकता है उसी प्रक्रिया से राज्यसभा में बहुमत लाके। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति को अब उसके पद से हटाने कोई संकल्प पर विचाराधीन हो, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ जाएं आप लोग। अगर उपराष्ट्रपति के लिए भी अगर सदन में कोई ऐसा याचिका दायर कर दिया कि उनको हटाने के लिए, तो उस सिचुएशन में वो वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने अध्यक्ष पद पे वो पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाँ, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 2 दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होंगे। सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसके सदस्य राज्यसभा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आइए यहाँ देखिए, हमारे जो लोकसभा जो हमारा है, ठीक है ना, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जरा ये बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हैं? चलिए मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता है तो 15 मई, ठीक है, 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलेंकर यानी जीवी मावलेंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ओके। चलिए ये तो फर्स्ट थे जीवी मावलेंकर जी, है ना, जीवी मावलेंकर हैं। चलिए अब फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी, ये बता दीजिए आप। फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी, बता दे जरा आप। तो फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार। चलिए तो ये था आज का हमारा ये पार्ट 1 संसद से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम बात करेंगे हमारे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट और सारे उससे रिलेटेड बातें। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए कल मिलते हैं हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ, जो कि होगा संसद पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों ये था हमारा संसद के ऊपर पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो कल अपलोड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और स्वस्थ रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।